Hollywood Silver Screen presenting Helgoland 513। एक खतरनाक वायरस ने इंसानियत का 99% हिस्सा खत्म कर दिया है। दुनिया में अब सिर्फ 513 लोग ही बचे हैं जो सभी बाल्टिक सागर के पास एक छोटे से आइलैंड पर रहते हैं, क्योंकि बाकी पूरी पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है। वहाँ पर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। लोग उसको बधाई देते हैं, लेकिन उसका पिता उससे विदा लेता है। वो अपने परिवार और कुछ करीबियों के साथ एक ऊंची चट्टान की ओर जाता है। वहीं पर मौजूद एक टीवी रिपोर्टर इस घटना को कवर करता है। वो कहता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, नई जिंदगियां आती हैं और पुरानी जाती हैं। अब इस आइलैंड के नियमों के अनुसार अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो किसी को अपनी जान देनी होती है, ताकि जनसंख्या 513 से ज्यादा ना हो। इसीलिए दादा अपने नातिन के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और चट्टान से कूद जाता है। लेकिन उसी समय उसकी बेटी एक और बच्चे को जन्म देती है, यानी कि वो ट्विंस को जन्म देती है। अब ये समस्या बन जाती है, क्योंकि एक नहीं 2 बच्चे पैदा हुए हैं। अब हेलो आइलैंड की पॉपुलेशन 513 है। जन्म दर को सख्ती से कंट्रोल करने के लिए अगर कोई बच्चा अनजाने में पैदा हो जाता है तो किसी को स्वेच्छा यानी कि खुद की इच्छा से या फिर जबरदस्ती मरना होता है। इस आइलैंड की हेड बियाट्रिक है, जो एक सोशल रैंकिंग सिस्टम चलाती है। मतलब अच्छा काम करो तो रैंक ऊपर, गलती करो तो नीचे। सबसे नीचे यानी 513 नंबर वाले को सबसे पहले मरना होता है। हर बड़ा फैसला वोटिंग से लिया जाता है, ताकि यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी रहे। इस बार जो सबसे नीचे हैं वो है 511 नंबर पर बियाट्रिक के बेटे का दोस्त, जो उसको हिम्मत देता है कि अगर तुम खुद नहीं कूदोगे तो तुमको धक्का मार दिया जाएगा। 512 पर एक बूढ़ी औरत है जो अब किसी काम की नहीं रही है, जबकि 513 पर एटीएन नाम का एक आदमी है जिसे यहाँ के लोगों ने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं डॉक्टर मेरिक को, जो अपने बेटे लिनिस के साथ लैब में वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। उसका बेटा चाहता है कि वो मेनलैंड जाए, लेकिन उसका पिता मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जाना जानलेवा है। अब जरूरी चीजें इन्हें वहीं से लानी होती है। जो किनारे पर लोग रहते हैं वो इनको लाकर दे देते हैं। यहीं पर हम डॉक्टर की असिस्टेंट जुडिथ को देखते हैं, जो उनको याद दिलाती है कि रोजाना सब लोगों का स्वास्थ्य चेक करना होता है। तो वो 513 नंबर वाले एटीएन से शुरुआत करते हैं। एटीएन ने फार्मेसी से कुछ मेडिसिन चुरा ली थी। अब उसने वो मेडिसिन क्यों चुराई थी ये हम आपको आगे बताएंगे। अब इस वजह से उसकी रैंकिंग गिर गई है और उसको खाने से वंचित कर दिया गया है, यानी कि उनको राशन भी कम दिया जाता है। अब वो मर भी सकता है। इसी बीच लोग राशन की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर हर किसी को तय मात्रा में खाना मिलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक बच्चा गलती से कुछ खाना गिरा देता है, जहाँ पर हेनरिक और उसका दोस्त मौजूद होते हैं। हेनरिक अपने दोस्त को सलाह देता है कि अगर तुम अपना खाना उस बच्चे को दे दोगे तो शायद इस वजह से तुम्हारी रैंकिंग बढ़ सकती है। अब हेनरिक का दोस्त ऐसा ही करता है, जिसको वहाँ पर मौजूद लोग देख लेते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। वहीं पर वेट्रेस भी होती है जो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देती है। अब इससे क्या होता है कि उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। जहाँ आगे हम हेनरिक को एटीएन की पत्नी लीजा से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो मैं तुमको अपना खाना दे दूंगा। अब इससे पहले कि हेनरिक कुछ कर पाता, बेट्रिक उसको देख लेती है। वो अपने बेटे को ऐसा ना करने के लिए कहती है, लेकिन हेनरिक अपनी माँ को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम डॉक्टर मेरिक की लैब को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके ऊपर कुछ टेस्टिंग की जा रही है। डॉक्टर मेरिक इनके ऊपर टेस्ट करते हैं, जिनमें से काफी लोग मर चुके हैं। इसी बीच लीजा हेनरिक के पास जाती है। हेनरिक उससे जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसको बार बार मना कर रही होती है। लेकिन फिर भी हेनरिक जबरदस्ती करता रहता है। इसी बीच वहाँ पर एक अलार्म बजता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अवैध प्रवासी इस आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वजह से हेनरिक को वहाँ से जाना पड़ता है। हेनरिक दरअसल उन लोगों के ग्रुप में है जो इस आइलैंड की रक्षा करते हैं। अब इनके ग्रुप की लीडर है मिया, जो उन लोगों को वार्न करती है कि अगर तुम अंदर आए तो हम तुमको गोली मार देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग अंदर घुसते रहते हैं। इस वजह से इन्हें मजबूरन उनके ऊपर गोली चलानी पड़ती है, जिसमें से एक आदमी वहीं पर मारा जाता है। लेकिन हेनरिक एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालता है। उसे ये सब करने में काफी मजा आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों को वोटिंग के लिए बुलाया जाता है। जिसने बच्चे को खाना दिया था, यानी कि हेनरिक के दोस्त की रैंकिंग अब ऊपर हो गई है। अब यहाँ पर फैसला होगा कि आखिर कौन मरेगा, और जाहिर सी बात है कि वो एटीएन ही होगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग लोएस्ट थी। लेकिन तभी लीसा खड़ी होती है, जो सबको बताती है कि अगर एटीएन उस दिन उन मेडिसिन को नहीं चुराता तो शायद वो जिंदा नहीं होती। वो इसके साथ साथ हेनरिक की सच्चाई भी सबके सामने लाती, जिसका साथ देने के लिए दूसरी लड़कियां भी बताती है कि वो भी उसका शिकार बन चुकी हैं। वहाँ पर बहुत हंगामा होता है, जहाँ बेट्रेस को उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए
हेनरिक को उस आइलैंड से निकालना पड़ता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे लिनस को उसके पिता यानी कि डॉक्टर मैरिक से बात करते हुए देखते हैं। उनको बोलता है कि वो मेनलैंड जा रहा है। उसके पिता उसको मना करते हैं लेकिन लिनस नहीं मानता है। इस वजह से मैरिक बेट्रिक के पास मदद मांगने जाते हैं लेकिन वो भी साफ इनकार कर देती है। अब इन लोगों का ग्रुप नाव से निकलता है जिनके साथ हेनरिक भी होता है क्योंकि हेनरिक को इस आइलैंड से निकाल दिया गया है। रास्ते में एक सैनिक हाइंस सबको याद दिलाता है कि मेनलैंड बहुत खतरनाक है, अगर कोई पीछे रह गया तो उसको लोग खा भी सकते हैं। उधर आइलैंड पर पानी की सप्लाई में गड़बड़ी होती है जहाँ बीट्रिस को पता चलता है कि उनका इंजीनियर अक्सर गायब रहता है, जिसके ऊपर वो निगरानी करने का ऑर्डर देती है। जहाँ एक एम्प्लॉय को उसके पास एक रेडियो ट्रांसमीटर भी मिलता है जो कि इस आइलैंड पर लाना सख्त मना है। इसी बीच वो बोट हर्ग नाम की एक जगह पर पहुंचती है जहां पर हेनरिक को नीचे उतरने के लिए कहा जाता है, लेकिन हेनरिक किनारे पर उतरने से मना कर देता है। इसीलिए हाइंस उसको पीट कर बाहर फेंक देता है। अब हाइंस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हेनरिक ने उसकी वाइफ के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उधर वो इंजीनियर बेट्रिक से अपनी पत्नी को इस आइलैंड पर लाने की अनुमति मांगता है, जिस पर बेट्रिक कहती है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगी। उधर कमांडर अपने सोल्जर्स को लेकर मेनलैंड के अंदर चली जाती है। वो लायनस को बोट पर रोकने की सलाह देते हैं। इन सोल्जर्स की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम अर्ल है। ये लोग उसे खाने पीने का कुछ सामान देते हैं, जिसके बदले अर्ल उनको 2 बड़े बॉक्स और कुछ दवाइयाँ देता है। दूसरी ओर लायनस बोट पर सोल्जर्स का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब वहाँ पर कोई नहीं आता तो वो बोट से नीचे उतरकर आसपास घूमने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मोज़ेक है। मोज़ेक उसको एक दवाई की शीशी देता है। वो उसको बताता है कि उसके पास एक शिप है जिसमें ऐसी कई दवाइयाँ हैं। अगर लायनस चाहे तो वो और भी दवाइयाँ ला सकता है। ये सुनकर लायनस मोज़ेक के साथ उस शिप पर चला जाता है। वहाँ मोज़ेक उसे कई सारी दवाइयाँ दिखाता है, लेकिन बदले में वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि लायनस उसे और उसके साथियों को अपने आइलैंड पर ले जाए। तभी बोट से काफी लोग बाहर आ जाते हैं। ये देखकर लायनस घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उधर वो सोल्जर्स वापस बोट की ओर आ रहे होते हैं कि तभी अचानक एक आदमी आकर एक सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है, पर बाकी सोल्जर्स मिलकर उसको मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुंच जाते हैं। मगर वहाँ उनको लायनस नहीं मिलता है। अब इससे पहले कि वो उसको ढूंढ पाते, काफी सारे लोग उनकी बोट की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे हालात बिगड़ जाते हैं। इसलिए वो लोग लायनस को पीछे छोड़कर ही निकलने लगते हैं। लेकिन बोट की आवाज सुनकर लायनस तेजी से बाहर भागता है और कूदकर बोट के ऊपर चढ़ जाता है, पर मोज़ेक भी उसका पीछा करता है और बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी सोल्जर्स उसको गोली मार देते हैं। फिर उनकी नजर लायनस के सूट पर पड़ती है जो फटा हुआ था। सूट देखकर उनको शक होता है कि शायद लायनस इन्फेक्टेड हो गया है, इसीलिए वो उसको एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग वापस आकर उसको लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। इसके बाद मारिक अपने बेटे से मिलने आता है। लायनस उसे मोज़ेक की दी हुई दवाई दिखाता है और पूरे शिप वाली घटना के बारे में बताता है। और जब मारिक उस दवा की जांच करता है तो उसको पता चलता है कि वो असली वैक्सीन है। ये जानकर वो बेट्रिस के पास जाकर सोल्जर्स को फिर से शिप पर भेजने की बात करता है ताकि और दवाइयां लाई जा सके, लेकिन बेट्रिस वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि पिछली बार काफी नुकसान हो चुका था। उधर मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को पानी में मोज़ेक की लाश मिलती है, जिसके हाथ में वैसी ही एक दवा की शीशी होती है। ये देखकर अर्ल अपने लोगों को कहता है कि ऐसी और दवाइयां ढूंढो। वहीं दूसरी ओर हेनरिक शहर में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसको वेल्मा नाम की एक औरत मिलती है जो जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। हेनरिक उससे बातें करने लगता है और वेल्मा खुश होकर उसे अपना असिस्टेंट बना लेती है। वेल्मा उसको एक थिएटर में ले जाती जो असल में उसका घर था। वहाँ वो बार बार अर्ल का नाम लेती है, जिससे हेनरिक को उसके ऊपर शक होता है और वो उससे अर्ल के बारे में पूछता है, मगर वेल्मा उसको कुछ भी नहीं बताती है। अब जैसी रात होती है, हेनरिक मौका पाकर वेल्मा को मार देता है। उसका सारा सामान भी चुरा लेता है। दूसरी ओर बीएट्रिस लीजा से मिलने जाती है। वो उसको एक खास काम का ऑफर देती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी लाकर दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करती हूँ। ये सुनकर लीजा बहुत खुश हो जाती है और वो फौरन एक काम करने को तैयार हो जाती है। उधर लैब में लायनस की जगह जूडिथ को काम पर लगा दिया जाता है। जब वो अर्ल द्वारा दिए गए 2 बड़े बॉक्स खोलती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उनमें एक पुरुष और एक महिला बंद होती है। दरअसल मारिक अब इन दोनों पर वैक्सीन का टेस्ट करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि टेस्टिंग शुरू होती, लैब में एक सोल्जर की अचानक मौत हो जाती है। उसके पूरे शरीर पर लाल निशान दिखाई देते हैं, यानी वो वायरस की चपेट में आ चुका था। उधर जब लायनस खुद को देखता है तो उसके शरीर पर भी वैसे ही लाल रेखाएं नजर आती हैं। ये देखकर वो डर तो जाता है मगर किसी को कुछ भी नहीं बताता। फिर हम काउंसिल की मीटिंग को देखते हैं
जहाँ बीट्रेस उस मरे हुए सोल्जर की जिम्मेदारी मिया के ऊपर डाल देती है। वो कहती है कि तुम्हारी टीम ने काम अच्छे से नहीं संभाला था, इसीलिए वो सोल्जर संक्रमित हो गया। इस वजह से मिया के 100 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने भेजा जाता है। तभी मीटिंग के बीच में लोला की बेटी फियोना को अचानक खांसी होने लगती है। ये देख वहाँ पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो भी वायरस की चपेट में आ गई है। सब लोग हॉल छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये थी कि फियोना प्रेग्नेंट थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी डर से उसका बच्चा गैर कानूनी माना जाएगा। वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है। टॉम उसको भरोसा दिलाता है कि वो उसका और बच्चे का पूरा ध्यान रखेगा। इसके बाद हमें दोबारा लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन 2 लोगों पर वैक्सीन टेस्ट हो रहा था उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर मारिक जूडिथ से कहता है कि अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसीलिए वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार करनी होगी। उधर दूसरी ओर अर्ल मोजिक के लोगों से मिलता है, जिन्हें वो उसकी लाश दिखाकर कहता है कि मोजिक को मेनलैंड वालों ने मारा है। वो उनको लालच देता है कि अगर वो दवा के बारे में सब कुछ बता देंगे तो वो उनकी जान बचा सकता है। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक शख्स आगे आता है। वो कहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन बदले में अर्ल को उसे आइलैंड पर ले जाना होगा। थोड़ा सोचकर अर्ल ये डील मान लेता है। वहीं दूसरी ओर मारिक जेल में मिया से मिलने जाता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो चाहता था कि मिया मेनलैंड जाकर उस शिप से वैक्सीन लेकर आए, लेकिन मिया ये काम करने से साफ इनकार कर देती है। फिर हमें हेनरी का सीन दिखाया जाता है। वो मेनलैंड में घूम रहा होता है जब एक कैनिबल गैंग उसको पकड़ लेती है। और अपनी जान बचाने के लिए हेनरी को झूठ बोलना पड़ता है कि वो अर्ल के लिए काम करता है। ये सुनकर वो गैंग उसको अर्ल के पास लेकर जाती है, लेकिन अर्ल तो उसको पहचानता ही नहीं था। उसको मारने ही वाला होता है कि तभी हेनरिक जोर से चिल्लाता है। वो बोलता है कि मैं बेट्रिस का बेटा हूँ और गलती से यहाँ पर आ गया हूँ, जिस पर वो वेल्मा की मौत का जिक्र भी करता है, लेकिन अर्ल को पहले से ही सच्चाई मालूम होती है। हेनरिक को जब ये समझ आता है कि उसकी जान खतरे में है तो घबराहट में वो आइलैंड के सारे सीक्रेट्स और छुपे हुए रास्तों की जानकारी अर्ल को दे देता है। ये जानकर अर्ल उसको मारने का इरादा बदल देता है। इसके बाद एक नई काउंसिल मीटिंग होती है, जहाँ पर पानी सप्लाई करने वाले इंजीनियर की पत्नी काजू का इंटरव्यू होता है। क्योंकि उसको दवाइयों की काफी जानकारी थी, वो एक फार्मासिस्ट थी। मगर तभी पता चलता है कि एक और कैंडिडेट है जिसका नाम जेनेलिया है, जो इस इंटरव्यू के लिए आई है। वो एक सर्जन है। ऐसे में कमेटी के लोग कासू को छोड़कर जेनेलिया को चुन लेते हैं। वो उसको आइलैंड पर बुला लेते हैं, जिससे वो इंजीनियर काफी दुखी होता है, क्योंकि वो काफी दिन से अपनी वाइफ को इस आइलैंड पर लाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अपनी बीवी को रिजेक्ट होता हुआ देख वो इंजीनियर टूट जाता है और मेनलैंड जाने की ठान लेता है। मगर बेट्रिस उसको रोक देती है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था जो आइलैंड के पानी की सप्लाई ठीक कर सकता था। दूसरी ओर एटीएन को बेट्रिस की सिफारिश से विंडमिल की नौकरी मिल जाती है, जहाँ काम के दौरान उसको एक शराब की बोतल मिलती है, जिसको वो अपने बॉस को दे देता है। वो बॉस पूरी बोतल पी जाता है, जो नशे में काम कर रहा होता है। तभी गुस्से में वो इंजीनियर आता है, जिसके हाथ में हथौड़ा होता है। वो विंडमिल की मशीनों को तोड़ने लगता है, जिसको रोकने के लिए एटीएन के बॉस सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन वो फिसलकर गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। फिर उसको अस्पताल ले जाया जाता है। मारिक उसकी सर्जरी करता है, जहाँ ऑपरेशन के दौरान उसकी नजर जेनेलिया पर पड़ती है, जो काफी डरी हुई लग रही थी। इस वजह से मैरिक और जूडिथ मिलकर ऑपरेशन कर देते हैं। बाद में डॉक्टर जेनेलिया से सवाल करता है और वो चौंकाने वाली बात बताती है कि असल में वो एक पिलाटेस ट्रेनर है। उसे शरीर की बनावट का आइडिया है और उसने सिर्फ एक सर्जरी की किताब रट ली थी, ताकि वो अर्ल के कहने पर आइलैंड के अंदर आ सके। उसका काम है अर्ल की रक्षा करना, क्योंकि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन तभी पता चलता है कि जूडिथ ने उसकी बात सुन ली थी। वो पहले से डॉक्टर की हरकतों के बारे में जानती थी, जो उसने अपने बेटे को बचाने के लिए की थी, और अब वो सारी बात बेट्रिस को बताने वाली थी। इसलिए जेनेलिया गुस्से में आकर जूडिथ को मार देती है, जहाँ बाद में डॉक्टर और जेनेलिया मिलकर उसकी बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं। शाम को लीजा बेट्रिक्स से निवेदन करती है कि वो नए कानून को थोड़ा नरम बनाए, जिसमें पेरेंट्स को बच्चों की हरकतों की जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी। लेकिन बेट्रिक्स उसको डांट देती है और कहती है कि जो मैं कहती हूँ वही होगा, और फिर जूडिथ के बारे में पूछती है, पर किसी को भी जूडिथ के बारे में कुछ पता नहीं होता है। बेट्रिस मैरिक को कॉल करती है, पर वो भी यही कहता है कि उसको कुछ नहीं पता है। जहाँ रात में इंजीनियर को पुलिस पकड़ लेती है, उधर लायनस की हालत और खराब हो जाती है। डॉक्टर उसको बचाने के लिए उसकी सांस की नली में ट्यूब डालता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका है। डॉक्टर रोता है, लेकिन उसे फिर एक और केस के लिए बुला लिया जाता है। एक लड़की का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसकी माँ और आइलैंड की हीलर लॉरा इसमें शामिल होती है। उधर बेट्रिस उस वर्कर से मिलने जाती है जिसका ऑपरेशन हुआ था। वो उससे पूछती है कि जूडिथ वहाँ पर थी क्या, जिस पर वो बताता है कि उसको बस दर्द याद है और कुछ नहीं। बेट्रिस उसे शराब पीने के लिए डांटती है
और धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे आयरलैंड से निकाल देगी। वो क्लिनिक की तलाशी लेती है जहाँ पर उसे एक टूटा हुआ दांत मिलता है। फिर वो डॉक्टर मेरिक के पास जाती है। वो उस पर जुडिथ की हत्या का इल्जाम लगाती है। डॉक्टर कबूल करता है कि वो उसको मारना चाहता था पर उसने उसे मारा नहीं है। पेट्रिक फैसला लेती है कि ये सारा इल्जाम इंजीनियर पर डाल दिया जाएगा क्योंकि अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। टरबाइन को उसने तोड़ दिया था, उसे बड़े मुश्किल से ठीक किया गया है, इसीलिए उसी पर जुडिथ की मौत का भी इल्जाम लगाया जाएगा। डॉक्टर इसका विरोध करता है लेकिन बेट्रेस उसे उसके बेटे की हालत की याद दिलाती है और वो मान जाता है। दूसरे दिन मेनलैंड पर अर्ल अपने लोगों को बताता है, जिनमें अब हेनरिक भी है, कि वो एक नई जगह पर रवाना होंगे। आयरलैंड पर इंजीनियर का ट्रायल होता है जहाँ बेट्रेस उसे टरबाइन तोड़ने और जुडिथ की हत्या के लिए दोषी ठहरवा देती है। सबूत में उसके कपड़ों पर खून पाया जाता है। डॉक्टर मेरिक गवाही नहीं देता है लेकिन जेनेलिया बोलती है कि उसने डीएनए टेस्ट किया है, वो खून जुडिथ का ही था। इंजीनियर लोगों से अपील करता है कि वो तो हमेशा नियमों का पालन करता रहा है, लेकिन वोटिंग के बाद उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। फिर उसे समंदर के किनारे लाया जाता है। सब लोग इकट्ठा होकर उसको रस्सी से बांधकर छोड़ देते हैं ताकि वो पानी में डूब जाए। जब उसकी आवाजें बंद हो जाती हैं, लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ मेरिक वहीं पर बैठा रह जाता है जो अपनी कायरता पर शर्मिंदा होता है। बाद में वो अपने बेटे के पास जाता है और बताने लगता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। उसे वो दिन आज भी याद है जैसे कल की ही बात हो। पूरा परिवार हेल्गोलैंड जाने वाला था, लेकिन जब वो और उसका बेटा फेरी पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उसकी बीवी टेसा, जो एक लैब में थी, लेट हो गई है। टेसा एक वैज्ञानिक थी और नई बीमारी की दवा बनाने में लगी थी। वो फोन कर कहती है कि वो बाद में आ जाएगी, अभी वो लैब में सेफ है। मेरिक और उसका बेटा आयरलैंड पहुंचते हैं और एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जिस वजह से उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। डॉक्टर किसी तरह अंदर घुस जाता है और बेट्रेस से मिलता है, जो उस समय सीनियर सेल्स पर्सन होती है। वो डॉक्टर को उसके बेटे के लिए सामान चुनने में मदद करती है। बेट्रेस भीड़ को शांत करती है और कहती है कि अगले सुबह डिस्काउंट मिलेगा। दुकानदार बेट्रेस को डांटता है लेकिन स्टाफ चुपचाप बेट्रेस का सपोर्ट करता है। जहाँ बाद में बेट्रेस अपने साथियों से कहती है कि अब हमें खुद ही अपने फैसले लेने होंगे क्योंकि अब कोई बॉस हमको नहीं बचाएगा। इधर आयरलैंड का नेता मेरिक से कहता है कि वो सबकी हेल्थ चेक करे क्योंकि अब वो मेनलैंड से रिश्ता खत्म करने वाला है ताकि सबको वायरस से बचाया जा सके। वो चाहता है कि डॉक्टर की जगह मेरिक ले क्योंकि असली डॉक्टर तो भाग चुका है। मेरिक अपनी बीवी को कॉल करता है लेकिन टेसा कहती है कि वो अभी वहाँ पर नहीं आ सकती है क्योंकि उसने अभी अपना एनालिसिस खत्म नहीं किया है। सुबह मेरिक लॉरा के पास जाता है जो उस समय डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही होती है। वो उसे नया क्लिनिक दिखाती है। अगले दिन बेट्रेस दुकान को साफ सुथरा बना रही होती है। तभी डायरेक्टर आता है और देखता है कि खिड़कियों पर टेप लगी हुई है, दरवाजे मजबूत किए गए हैं। बेट्रेस समझाती है कि ये सब सुरक्षा के लिए है क्योंकि अब वो किसी हमले का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ खाने के कुछ ही डिब्बे बचे हैं। डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है लेकिन बेट्रेस शांति से माहौल को संभाल लेती है। थोड़ी देर में ग्राहक आते हैं लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। एक सेल्स पर्सन बाहर आकर उन्हें सामान की लिस्ट देता है और वादा करता है कि उनको जो चाहिए वो अंदर से लाकर दे देगा। लोग गुस्सा हो जाते हैं। एक आदमी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन बेट्रेस उसको समझा देती है। वो कहती है कि सेल्स पर्सन अब हथियारों से लैस है और कोई भी हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए पीछे खड़े हथियारों वाले लोग की झलक देखकर भीड़ शांत हो जाती है और नए नियमों के तहत खरीदारी करती है। वो बदतमीज आदमी वहाँ से चला जाता है। शाम को बेट्रेस खिड़की से देखती है कि कुछ आदमी अंधेरे में छुपे हुए हैं लेकिन वो डायरेक्टर से कुछ नहीं कहती। डायरेक्टर नाराज होता है पर बेट्रिक चालाकी से उसका ध्यान मेनलैंड में रह रही उसकी फैमिली की ओर मोड़ देती है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो निकलता है उसे वो आदमी और उसके साथी पकड़ लेते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर उनको दुकान में घुसने नहीं दिया गया तो वो डायरेक्टर को मार देंगे। बेट्रेस सेल्स पर्सन से कहती है कि अगर हम दरवाजा खोलते हैं तो सब कुछ खो देंगे, लेकिन डायरेक्टर बच सकता है। सेल्स पर्सन वोट करते हैं और सब दरवाजा ना खोलने के पक्ष में होते हैं। बेट्रेस जब लुटेरों को ये बात बताती है तो वो आदमी डायरेक्टर को गोली मार देता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर बेट्रेस बाकी लुटेरों को डराती है और वो अपने हथियार फेंक कर भाग जाते हैं। इसके बाद बेट्रेस सेल्स पर्सन को असली में हथियार देती है और ऑर्डर देती है कि उस बदमाश को ढूंढो। ये सब उसका नाबालिग बेटा देख रहा होता है। जहाँ अगले दिन बेट्रेस मुख्य पुलिस अधिकारी के पास जाती है और खुद की सुरक्षा टीम बनाने का प्रस्ताव रखती है। वो मना कर देते हैं, जिस पर बेट्रेस अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर बदतमीज आदमी को बंधा हुआ दिखाती है। वो कहती है कि यही हाल होगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो। थोड़ी देर बाद मेरिक बेट्रेस से मिलने आता है क्योंकि उसने दवाइयाँ दुकान में जमा की हुई है। फार्मेसी तो कई बार लूट ली गई थी। बेट्रेस उसे सुरक्षा देने का वादा करती है
लेकिन डॉक्टर को उसका ये आक्रामक रवैया ठीक नहीं लगता है। वो कम्युनिटी लीडर से बात करता है। लीडर लोगों की मीटिंग बुलाता है, लेकिन बेट्रिक उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि बिना हिंसा के कुछ नहीं होगा। फिर वो उस कातिल को लाने का हुक्म देती है जिसने डायरेक्टर को मारा था और लोगों को उसका जुर्म बताती है। बेट्रिस चालाकी से लोगों की सोच को भड़का देती है और लोग उस आदमी को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। पुलिस अब बेट्रिक का साथ देती है। वो कहती है कि वोटिंग कराओ। जहां लोग सजाए मौत के पक्ष में वोट करते हैं, उसे समंदर किनारे ले जाया जाता है और जब वो पानी में डूबता है, बेट्रिस भाषण देती है। वो कहती है कि हमें नई दुनिया बनानी है, हमें अच्छा बनना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। बाद में मेरिक अपनी बीवी को कॉल करता है। वो उसे तुरंत आने को कहता है क्योंकि गुस्साई भीड़ उसके इंस्टीट्यूट में घुस गई है। वो उसको सारी बात बताता है, लेकिन तब तक ये लोग अंदर घुस जाते हैं और सबको मार डालते हैं। मेरिक अपनी बीवी की हत्या को वीडियो कॉल पर देखता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जहाँ शाम को बेट्रिस लॉरा से मिलती है। वो कहती है कि इस आइलैंड को दिक्कतें पैदा करने वालों से साफ करना होगा। फिर वो दीवार पर लगे एक कैलेंडर को देखती है जहाँ पर 513 लिखा होता है। वो कहती है कि बस इतने ही लोग इस आइलैंड में रहने चाहिए। लॉरा डर जाती है। इसको बेट्रिस इंसुलिन देते हुए कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी, मैं तुमको इंसुलिन देती रहूंगी। अगले दिन समंदर किनारे बहुत सारी लाशें बहकर आती है। लगता है किसी जहाज से फेंकी गई हो। लॉरा और बेट्रिस उन लाशों का खून निकालकर टीका बना देती है और उन्हें आइलैंड के बेकार लोगों को लगा देती है। कुछ लोग तो तुरंत मर जाते हैं और अफवाह ये फैलाई जाती है कि वो इन्फेक्टेड हो गए थे। वो डॉक्टर मेरिक से कहती है कि उन्हें टेस्टिंग में मदद करे। बीवी की मौत से दुखी होकर भी डॉक्टर मदद करता है। जहां बाद में लॉरा और बेट्रिस इन्फेक्टेड लोगों की लिस्ट सुनाते हैं। मेरिक देखता है कि ये वही लोग हैं जो बेट्रिक का विरोध कर रहे थे। बेट्रिक कहती है कि इस आइलैंड में सिर्फ 513 लोग ही रह सकते हैं, तुम्हारा फर्ज है वैक्सीन बनाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक रात को सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक अनजान जगह पर भेज दिया जाता है। बेट्रिस, मेरिक और लॉरा खड़े होकर जहाज को जाते हुए देखते रहते हैं। बेट्रिस कहती है कि आज जो हुआ है वो हमारी मुक्ति का दिन है। मेरिक कसम खाता है कि वो वैक्सीन बना कर रहेगा और सबको ठीक करेगा और बेट्रिक को उसके हर जुर्म का जवाब देना होगा। कहानी खत्म होने पर बाप अपने बेटे से माफी मांगता है, जिस पर लायनस मेरिक से कहता है कि अब आप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो मर जाता है। लायनस की मौत हो चुकी होती है और मेरिक ने अपना पूरा कन्फेशन एक रिकॉर्डिंग में दर्ज कर लिया है। लेकिन तभी जेनिलिया वहाँ पर आती है और उस रिकॉर्डिंग पर गोली चला देती है क्योंकि वो अर्ल के गैंग की मेंबर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्ल अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर रहा है, जिसके साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सीरीज थी जिसका नाम था हेल्गोलैंड। तो दोस्तों, ये थी उस आइलैंड की एक ऐसी कहानी जहाँ दवाइयाँ जिंदगी से ज्यादा खतरनाक थी और सच बोलना तो मौत को बुलावा देने जैसा था। क्या अर्ल अपने प्लान में कामयाब होगा? क्या बेट्रिस की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या कोई है जो इस बर्बादी को रोक सकेगा? अगर इन सवालों के जवाब जानने का इंतजार आपको भी बेसब्री से है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो थ्रिलर के दीवाने हैं, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे सेफ।